नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य में मोहन राकेश द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव इस नाटक पर पड़ा है और कहाँ कहाँ अस्तित्ववाद दर्शन से प्रभावित कथन और कौन सी चीज़ें इस नाटक में आती हैं। व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, इस तरीके के प्रश्न जो इस नाटक से अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटा नाटक की कहानी के बारे में अगर हम बात करते हैं मोटे तौर पर, तो इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। पहले अंक में बताया जाता है कि कालिदास नाम का व्यक्ति है जो मल्लिका उसकी प्रेमिका है और मल्लिका की माँ अंबिका है जो कालिदास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कालिदास गांव में रहता है और गांव में ज़्यादा कुछ काम है नहीं करने के लिए, तो वो आजीविका के लिए गाय चराने का काम करता है। और आगे चल के कालिदास को उज्जैनी से निमंत्रण आता है, जिसमें कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो या ना हो, या जाए ना जाए, इसका द्वंद्व उसके मन में चलता रहता है। उज्जैनी में उसे राजकवि बनने के लिए निमंत्रण आया था और कालिदास अंत में उज्जैनी जाने के लिए तैयार होता है और मल्लिका भी उसे समझाती है कि वह उज्जैनी जाए। लेकिन जब शुरुआत में जब कालिदास मना कर रहा था उज्जैनी जाने के लिए, तो मल्लिका के मन में कहीं ना कहीं ये संदेह था कि कालिदास मेरी वजह से उज्जैनी नहीं जाना चाहता। लेकिन नाटक में कालिदास स्पष्ट करता है कि वह कई सूत्रों से बंधा है, जिसमें एक सूत्र मल्लिका भी है। वह एक सूत्र है, एकमात्र सूत्र नहीं। और हम देखते हैं कि कालिदास पहले अंक में उज्जैनी चला जाता है और अंक दूसरे में कालिदास वापस तो आता है, लेकिन वह गांव आता है और वह मल्लिका से नहीं मिलने आता है। और उसी बीच पता चलता है नाटक में कि कालिदास की गुप्त वंश की राजकुमारी से प्रेंगु मंजरी इसमें नाम है, उससे उसका विवाह हो चुका है और ये बात मल्लिका को भी पता चल चुकी है। लेकिन मल्लिका फिर भी सेक्रीफाइस करती है कि मल्लिका का जो प्रेम है वह प्लेटोनिक प्रेम का एक रूप लिया गया है। हालांकि नवलेखन के दौर का ये नाटक है और उस नाटक में नायिकाएं नवलेखन के दौर की नायिकाएं आमतौर पर ऐसी नहीं होती जैसी इसमें मल्लिका है। और फिर तीसरे अंक की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि कालिदास अब केवल राजकवि नहीं रहा है, वह कश्मीर का शासक भी बन चुका है। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि कालिदास कश्मीर का शासन छोड़कर वापस गांव आ जाता है, सब कुछ छोड़कर। कहीं ना कहीं वो जीवन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो सुख सुविधाएं, वो सारी चीज़ें जो राजकवि और शासक बनने पर उसे मिली। एक अप्रामाणिक जीवन वह जीने लगा और निरर्थक जीवन का बोध उसे होता है और एक विसंगति, जैसे इशारे के सारे शब्द अस्तित्ववाद विचारधारा से ही प्रेरित हैं। और हम देखते हैं कि वह मल्लिका से मिलने भी आता है और मल्लिका से बोलता है कि हम अत से आरंभ नहीं कर सकते। और इसी बीच कुछ ऐसे संकेत इस नाटक में मिलते हैं जिससे पता चलता है कि मल्लिका अब वैश्या बन चुकी है। अपना जीवन यापन आजीविका के लिए, अपने अभाव से लड़ने के लिए। और कुछ विचारकों का, आलोचकों का, कुछ पाठकों का मानना है कि नहीं, मल्लिका ने एक विलोम नाम का व्यक्ति है जो हम शुरुआत के ही अंक में हम देखते हैं, उससे उसने विवाह कर लिया है। लेकिन इसमें जो संकेत तीसरे अंक में नज़र आते हैं, उन संकेतों से कोई डाउट बचता नहीं है कि मल्लिका वेश्या नहीं है।
अगर मैं हम डायरेक्ट तीसरे अंक पर आते हैं, जिसमें हम उन संकेतों को पढ़ते हुए चलते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। मल्लिका के स्वगत कथन है, जिसमें मल्लिका कह रही है कि तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। ये पहला संकेत है कि क्या से क्या हुई हूँ। अगला, इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। अंबिका मल्लिका की माँ है। पहले अंक में दोनों के बीच बातचीत होती है, तो हम देखते हैं कि एक माँ अंबिका अपनी बच्ची मल्लिका की किस प्रकार देखभाल करती है, किस प्रकार इस भय से निरंतर वह जूझती है कि अपवाद मल्लिका के बारे में जो फैल रहा है गांव में, कालिदास के साथ में जो बातें फैल गई हैं उस चीज़ को लेकर, और वही बात अब मल्लिका दोहरा रही है कि अब ये बच्ची, इसी बीच में मल्लिका की बच्ची हो चुकी है और मल्लिका कह रही है बच्ची अब बड़ी हो रही है, अब ये मल्लिका बन रही है और मैं अंबिका बन रही हूँ। और दूसरा जो संकेत है वह है, यह मेरे अभाव की संतान है। अभाव का अर्थ है गरीबी। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। ये तीसरा संकेत है कि कितनी कितनी आकृतियाँ हैं किसी दूसरे की। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। ये चौथा संकेत है। आमतौर पर वैश्याओं के कोई नाम नहीं होते, केवल विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक संकेत और आता है पांचवा, उसके बाद कोई डाउट बचता नहीं है। जो पांचवा संकेत है वो ये है कि व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। देखो, वारांगना का हिंदी में अर्थ होता है वैश्या, और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। और यहाँ जो वारांगना शब्द का उपयोग या प्रयोग मल्लिका ने किया है वह यही है, वैश्या। और मल्लिका वैश्या बनकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इस तरीके से ये संवाद आगे बढ़ता है। वो कालिदास आ चुका है और कालिदास मल्लिका से बातें करता है, और इसी बीच में आगे एक संकेत और आते हैं, रंग संकेत है। कोई द्वार खटखटाता है, मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। यहाँ कोई भी हो सकता है, इसके दो अर्थ हैं। पहला कि बरसात का समय है, शरण के लिए कोई आया होगा, और दूसरा संकेत कि वैश्या के घर कोई भी आ सकता है। तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। रंग संकेत है, बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में चिल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। अब इस रंग संकेत से नज़र आता है कि जो दूसरा अर्थ निकला, कोई भी हो सकता है, इसका जो दूसरा अर्थ था उसके होने की संभावना ज़्यादा प्रबल नज़र आती है। और हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो नशे के स्वर में चिल्ला रहा था वह ब्लूम है, और कालिदास के कथन से ऐसा पता चलता है कि कालिदास उसके स्वर से उसे पहचान लेता है। यह भी किसी परिचित का स्वर का बदला हुआ रूप है। और हम देखते हैं आगे कि ब्लूम घर में अंदर आता है। कालिदास की और मल्लिका की बातें चल रही हैं, और उसी बीच में ब्लूम की एंट्री होती है। और एंट्री से ठीक पहले कालिदास
सारी बातें, सारी शिकायतें, जो बातें वो कहना चाहता था, पूरे मौका उसे मिला अपनी बात कहने का। और वो अंत में एक बात कहता है कि इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अत से आरंभ नहीं कर सकते, हम फिर अत से आरंभ कर सकते हैं। अत मतलब एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी बीच, ठीक इसी पल, अंदर से बच्चे के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है ये? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। कोई द्वार खटखटाता है फिर से, और विलोम अंदर आ जाता है। और विलोम और कालिदास एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और विलोम के कुछ संवाद हैं, उनसे भी कुछ ऐसा ही संकेत नज़र आता है, जिसमें विलोम कहता है, विलोम अब इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं, देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक स्त्री के कई पुरुषों से, या मतलब वैश्या के कई पुरुषों से संबंध हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्त्री बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहे, जिसे आमतौर पर कैप्ट वुमेन या वैश्या से ही एक बदला हुआ एक रूप है, रखेल जो शब्द हम बोलते हैं, ठीक वैसा मामला। और इसी में विलोम आगे बोलता है, कालिदास को इस प्रदेश के हिरण शावकों का कितना मोह है। हम पहले अंक में देखते हैं कि एक हिरण शावक एक राज पुरुष के मतलब राजपुरुष जो उज्जैन से आया था कालिदास को लेने, उसके बाण से आहत एक हिरण शावक कालिदास की गोद में आ जाता है। और कालिदास उस हिरण शावक को बचाने के लिए उस राजपुरुष से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। और ठीक यही मामला विलोम कहता है कि एक हिरण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा, उसकी आंखें किसी हिरण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? यहाँ विलोम ये नहीं बोल रहा कि मेरी बच्ची को या हमारी बच्ची को, उसने बोला मल्लिका की बच्ची को। और मल्लिका इसके बाद उसे रोक देती है, अरे विलोम, विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है, या? और या के बाद प्रश्न चिन्ह, संवाद खत्म। यानी बच्ची विलोम की है या किसी और की, ऐसा कुछ संकेत नज़र आ रहा है। और मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। फिर कालिदास और विलोम की बातचीत होती है, और विलोम बोलकर चला जाता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। इसके बाद विलोम चला जाता है, और मल्लिका कालिदास से बोलती है कि तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। वही बात जो ठीक बच्ची के रोने से पहले जो कालिदास कह रहा था, वही बात मल्लिका यहाँ दोहराती है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय कितना अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मल्लिका, क्योंकि प्रश्न चिन्ह, कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। और इसके बाद मल्लिका वापस अंदर जाती है, और कालिदास चुपचाप गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। रंग संकेत है, क्षण भर सोचता वहाँ रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को बक्से से सटाए अंदर आती है, और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। कालिदास, कालिदास, पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं अकड़ जाती है। फिर टूटी सी आसन पर आकर बैठ जाती है, और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है, और मेघ गर्जन सुनाई देता है। यहाँ इस नाटक का अंत होता है। अगर हम इस नाटक के अंत को देखें तो यह एक फैसला है, या तो कालिदास को बच्ची मंजूर नहीं है, या कालिदास को मल्लिका भी मंजूर नहीं है।
और यहाँ ऐसा लगता है कि मल्लिका ये सोचती है कि अगर मैं बाहर चली जाऊँ इस घर की देहरी से तो शायद कालिदास मुझे मिल जाए। लेकिन आज इस कालिदास से ज़्यादा मल्लिका के लिए वह बच्ची ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि मल्लिका अब अंबिका हो चुकी है। और अंबिका होने का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारियां अपने इमोशंस की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये नाटक 3 अंक में समाप्त होता है। अंत में जो संकेत नज़र आता है कि मल्लिका जो वैश्या बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उन लाइन्स को हमने पढ़ा, समझा। और आने वाली वीडियो में इस नाटक पर जिस विचारधारा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, अस्तित्ववाद विचारधारा, हम अस्तित्ववाद को समझेंगे जितना इस नाटक को समझने के लिए पर्याप्त है कि अस्तित्ववाद क्या है। तो आने वाली क्लास में हम अस्तित्ववाद के बारे में बात करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।